दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। देखो, लास्ट पार्ट तक हमने व्यय विधि के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, यानी आज के पार्ट में हमें व्यय विधि के नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद अगले पार्ट में हमें थोड़े तगड़े क्वेश्चन करने हैं। यानी अगले 2 पार्ट हमारे तगड़े क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो 2 पार्ट खत्म होने के बाद जो उससे अगला पार्ट आएगा उसमें हम लास्ट मेथड जो हमारा मूल्य वृद्धि विधि है उसको खत्म करेंगे उसमें और उससे अगली क्लास में। और जैसे ये सारी क्लासेस यानी 4 से 5 क्लासेस हो जाती है उसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। यानी अभी तक हमारा क्या है, देखो मेन जो मोटिव है पहले वो इनको खत्म कर देना है। यार अच्छे से इनको कर लो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए प्लीज़ उनको ढंग से कर लो। उसके अलावा अपनी बुक से भी आप रिविजन कर लो, ठीक है। जब आप ये सब कर लेते हो तो आपकी जो है प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी थ्योरी पे भी आना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन 29 इसमें कह रहा है, देखो आय विधि तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, व्यय विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यय विधि द्वारा आपको कारक लागत पर, कारक लागत मतलब एफसी पर साधन कीमत या कारक लागत एक ही बात होती है, तो एफसी पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो मैंने कहा देखो उससे पहले देखो मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या लेना होता है, डैश, उसके बाद घरेलू लिखना होता है, उत्पाद एट एमपी, क्योंकि खर्चा जो है मार्केट में होता है, मैंने आपको सिखाया था बाजार कीमत पर, ठीक है ना। तो आप प्लीज अपने फॉर्मेट को अपने सामने रखें अभी भी। तो हमने ये लिख दिया, सबसे पहले चाहिए होता है निजी अंतिम भोग है, देखो ये रहा 1000, ये मैंने 1000 ले लिया। उसके बाद निजी अंतिम भोग के बाद आपको जो दूसरा चाहिए होता है वो सरकारी अंतिम भोग चाहिए होता है। ढूंढ लेते हैं सरकारी है या नहीं है। देखो ये रहा सरकारी, ये है आपका 6वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 500 दिया हुआ है, तो मैं ये 500 ये भी लिख लेता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद पूंजी निर्माण चाहिए, तो अब देखो ध्यान से देखें तो पूंजी निर्माण ये रहा, और देश से घरेलू एक ही बात होती है, और नेवल मतलब शुद्ध होता है, तो शुद्ध है तो यहाँ भी हम शुद्ध लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद हम निकाल रहे हैं और हमें पूंजी निर्माण दे दिया 200। याद रखना अगर यहाँ पे स्थिर भी लगा होता है, यानी नेवल देश से स्थिर पूंजी निर्माण या स्थायी पूंजी निर्माण, अचल पूंजी निर्माण ऐसा कुछ लिखा होता, तो फिर हम क्या करते, इसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ते। क्या करते, स्टॉक में परिवर्तन भी जोड़ते, बट अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्थिर वर्ड यूज नहीं है। क्लियर। लास्ट चाहिए होता है आपको निर्यात, यानी शुद्ध निर्यात चाहिए होता है आपको। तो शुद्ध निर्यात देखो ये रहा नेवल निर्यात, ये आपको दिया हुआ -20, तो करना तो हमें प्लस था बट है माइनस की फिगर तो माइनस में लिखेंगे। चारों चीज़ें मिल गई आपको, जोड़ लो इनको। 1500 1700, 1700 में से गए तो 1680। क्लियर। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट कारक लागत यानी एफसी पर। क्लियर। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। शुद्ध से सकल, शुद्ध छोटा होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हमेशा प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं, डेप्रिसिएशन यानी आपका मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास आपको कितना दिया हुआ है, ये रहा। स्थायी पूंजी का उपभोग ये आपको दिया हुआ है 60, तो मैं 60 लेने वाला हूँ। उसके बाद घरेलू से राष्ट्रीय यानी फिर दोबारा छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो दोबारा प्लस होगा। क्या होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो देखो विदेशों से शुद्ध कारक आय, निवल कारक आय यानी शुद्ध कारक आय आपको दिया हुआ है कितना, -10, तो -10 हम यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर। इस तरह से -10 हमें दिया हुआ है, इसको हम पूरा ब्रैकेट ही ले लेता हूँ ना इस तरह से। डन। उसके बाद एमपी से एफसी यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो अब क्या माइनस होगा, तो निवल अप्रत्यक्ष कर देखो हमें दिया हुआ है 80, तो मैं 80 माइनस कर देता हूँ। तो हमारा आंसर आ गया, देखो कितना आ रहा है 60 80 -20 -30, -30 घटाओ तो 1650, और आंसर चाहिए करोड़ में, तो करोड़ और आगे रुपये लगा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक काम करते रुपीज़ का साइन लगा देता हूँ, ये रुपीज़ का साइन हो गया, तो 1650 करोड़ रुपए आपका आंसर आ गया। काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है क्वेश्चन नंबर 31। ध्यान से पढ़े, आय विधि नहीं कर रहे हैं, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालना है, इसका मतलब शुद्ध और एट एफसी। तो सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले डैश और फिर घरेलू आय या उत्पाद एट मार्केट प्राइस लेते है ना। ये निकालने के लिए निजी अंतिम भोग चाहिए। निजी आपका है 1200, सरकारी आपका है 600, दोनों साथ में दिए हुए, तो 1200 भी दे दिया और सरकारी 600 भी मिल गया, दो तो सीधे सीधे मिल गए। अब उसके बाद चाहिए हमें पूंजी निर्माण, तो पूंजी निर्माण देखो ये रहा, निवल लगा हुआ है 340, तो मैं 340 ले लेता हूँ, और निवल यानी शुद्ध, तो यहाँ भी मैं शुद्ध लिख देता हूँ। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, इसलिए मैं कह रहा था काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है ये वाला, तो इसमें बहुत जल्दी निकल जाते हैं चारों। उसके बाद निवल यानी निर्यात, शुद्ध निर्यात चाहिए होता है, देखो कितना दिया है -40, तो -40 लिख लेता हूँ। क्लियर।
सॉल्व कर लेते हैं। 12 6 18, 18 3 कितने होते हैं 21, तो 21 हो जाएगा, क्योंकि 40 से 40 घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। प्लीज़ आप भी प्लस माइनस कर लेना, हो सकता है मुझसे प्लस माइनस में गलती हो जाए, ठीक है ना। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय एट क्या निकालना है, एफसी निकालना है। प्लीज़ आप भी सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इससे तो कुछ नहीं करना। घरेलू से राष्ट्र, छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए प्लस करते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, तो देख रहे हैं निवल यानी शुद्ध, बट ये सही नहीं है, को है, तो ये माइनस में करना पड़ेगा मुझे। और फिगर देख लेते हैं किसमें, फिगर तो प्लस में, चलो कोई नहीं। तो 30 हमें दे रखा है, तो देखो करना था प्लस, मगर हमें को वाला दिया है तो माइनस लिखेंगे। और अगर फिगर भी माइनस होती तो मैं एक और माइनस लगाता। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एमपी से एफसी, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ तो माइनस करना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ ये रहा 60 दिया हुआ है मुझे, तो मैं 60 लिख लेता हूँ। तो ये मेरा कितना आता है, ये मेरा आ गया 90 घटा लो उसमें से, तो कितना आएगा 90 घटाओगे तो शायद 2090 आएगा। और करोड़ रुपए मैं लिख लेता हूँ 2090 सॉरी 2010, प्लस माइनस गलती है, ठीक है। तो ये कितना है करोड़ रुपए, तो करोड़ रुपए लिख देता हूँ, करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन हमारे बड़े प्यार से हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 33, इसको भी कर लेते हैं। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा खासा हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो उसे वैसे। घरेलू आय एट एमपी। अब देखो ध्यान से अगर देखो ना, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझसे पहले इसको कर लो। सिर्फ अभी हम वह विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, इतना ही क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझसे पहले करिए इसको। तो घरेलू आय एट एमपी मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा निजी अंतिम भोग में मेरे पास 1300 दिया हुआ है, तो मैं 1300 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद सरकारी अंतिम भोग अगर मैं देखूँ तो मुझे दिया हुआ है, उसके नीचे ही दिया हुआ है 730, तो 730 ये भी हो गया। प्लस पूंजी निर्माण देख लेते हैं। देखो पूंजी निर्माण ये रहा, नेवल है, इसका मतलब शुद्ध लगाना पड़ेगा। और कितना दिया हुआ मैं 360 दिया है, तो 360 मैं ले लूँगा। अगर मान के चलो कि इसके आगे नेवल वेवल कुछ नहीं लिखा तो क्या करें, तो कोशिश करो आप ना इसको ना वो मान के चलो, सकल मान के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। बट अभी नेवल दिया तो हम नेवल ले रहे हैं। बट मैंने एक वर्ड और बताया था, जैसे पूंजी स्टॉक में वृद्धि। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर पूंजी स्टॉक में क्या मानते हैं, अगर कुछ ना लिखा हो तो वो हमेशा शुद्ध ही मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, शुद्ध। उसका अगर देखो पूंजी स्टॉक के आगे कुछ ना लिखा हो तो शुद्ध मानते हैं, कहीं भी कुछ ना लिखा हो तो शुद्ध मानते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। बट ये घरेलू पूंजी निर्माण के आगे कुछ ना लिखा हो ना, तो आप कोशिश करो तो सकल मान के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद चौथा हमें चाहिए शुद्ध निर्यात, और शुद्ध निर्यात ये रहा हमारा -20, काफ़ी माइनस में आ रहा है बार बार ये। कितना हो गया कर लेते हैं, 13 और 7 कितने होते हैं 2000, 2300 हो गया, 2300, 2360 ये घट जाएगा 2370, यानी 2370, तो मेरा यहाँ तक आ रहा है। प्लस माइनस प्लीज़ आप भी कर लीजिए। उसके बाद मुझे निकालना है राष्ट्रीय आय, तो उसका मतलब राष्ट्रीय आय निकालना है, इसका मतलब कुछ नहीं बोला, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी, तो 2370। शुद्ध से शुद्ध कुछ नहीं करना, घरेलू से राष्ट्रीय प्लस करना पड़ेगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए देख लेना कितना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए ये रहा -50 है, तो माइनस का 50 हो गया। एमपी से एफसी बड़े से छोटा, यानी भी माइनस हो, ये भी माइनस होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और ये हमें दिया होगा कितना 70 दिया है शायद, तो 70 हम ले लेते हैं। तो इसे 70 गया, ये तो खत्म हो गया, 2300 बचा, 2300 में से 50 गया तो 2250 आ रहा है करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। नहीं अब आपको भी लग रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो थोड़ा सा चलो एक काम करते हैं, हल्का सा बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन का, थोड़ा वेटेज जो है बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है आगे। देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है व्यय विधि से आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफ से निकालना है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपका ऐसी क्वेश्चन है, आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके मुझसे पहले कर सकते हो उस क्वेश्चन को। देखो मैंने आय विधि से क्वेश्चन कराया तो उस टाइम याद रखना है, इसको मैं व्यय विधि से करा रहा हूँ, तो मैंने वही स्टार्टिंग में लिख देना घरेलू डैश घरेलू आय या उत्पाद एट एमपी, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले निजी अंतिम भोग ढूंढ लेते हैं। निजी अंतिम भोग ये रहा 8000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 8000 रुपये दिया था, 8000 ले लेता हूँ मैं। फिर सरकारी अंतिम भोग मैं सबसे टॉप पे दिया है 2000 का, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो ये तो हो गया 2। अब बच्चे 2 चीज़ें।
अब पूंजी निर्माण ढूंढोगे ना तो उसमें पूंजी निर्माण नहीं है, बट ध्यान से देखोगे पूंजी स्टॉक में वृद्धि, और मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है, अगर ध्यान से देखो ना फॉर्मेट में सब कुछ लिखवा रखा है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि या निवेश भी कहते हैं इसे, है ना। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा कितना है 1000। और मैंने आपको अभी बताया था कहीं भी कुछ ना लिखा हो तो शुद्ध माना जाता है, कहीं भी कुछ ना लिखा हो तो शुद्ध। तो जब कुछ नहीं लिखा इसमें तो शुद्ध ही होगा, तो हम बोलेंगे शुद्ध घरेलू आय। क्लियर, क्योंकि देखो पूंजी स्टॉक के आगे ना शुद्ध लिखा ना सकल, तो हम क्या मानेंगे शुद्ध मानेंगे। और कितना आगे हमारे कितना ये 1000 का दिया हुआ है तो हम 1000 ले लेंगे, ले लिया। उसके बाद फिर शुद्ध निर्यात चाहिए। शुद्ध निर्यात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्यातों पर आयातों का अधिक है, यानी आयात जो है ना वो अधिक है। तो जब आयात ज़्यादा होगा तो माइनस की फिगर होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है निर्यात माइनस आयात, और आयात अगर अधिक होगा तो माइनस में आएगी फिगर, तो माइनस में लिखेंगे इस फिगर को। कितना दिया हुआ हमें, ये हमें दिया हुआ है 100, तो मैं 100 लिखूँगा माइनस में। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस होना चाहिए था, बट ये आयात ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। क्लियर, तो 8 और 2 10, 11,000, 11,000 में से 100 गया तो आई थिंक 10,900 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद निकालना क्या था आपको, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एक्स। तो 1 ये हो गया हमारा 0900। शुद्ध से शुद्ध कुछ नहीं करना था, घरेलू से राष्ट्रीय प्लस होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। अब देखो मैंने ये समझाया था आपको पहले भी कि शेष विश्व से निवासियों यानी जो हमारे घर के लोग हैं उन्होंने जो अर्जित आय किया है यानी वहाँ से जो कमाया है, ठीक है ना, घरेलू क्षेत्र से गैर निवासियों ने जो कमाया वो अधिक है, बट हमारे घरेलू क्षेत्र से जो बाहर वालों ने कमाया ना वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब को वाला ज़्यादा है, पहले भी समझाया था। तो को वाला ज़्यादा होता तो माइनस में लिखते हैं, तो ये माइनस की फिगर होगी 60। और एमपी से एफसी बड़े से छोटा, एमपी हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, तो क्या करना पड़ेगा माइनस क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको दिया हुआ है 600, तो 600 भी लिख लेते हैं। तो 10,900 में से 600 गए 10,300, और ये भी क्या, तो 10,240 आ रहा है, और ये भी आपका करोड़ में ही है, तो करोड़ रुपए, तो 10,240 करोड़ रुपए हमारा इसका आंसर आ गया है। एक और थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, लेवल हल्का सा और करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन को। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है और मेरा मनपसंदीदा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैंने इसमें पहले ये भी क्वेश्चन आपको आय विधि से करा दिया है, सिर्फ व्यय विधि से रह जाता था। आय विधि थोड़ा आसान है इसके अंदर, बट व्यय विधि आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है मेरे सामने। सबसे पहले मैं वही घरेलू उत्पाद एट एमपी लिख देता हूँ, डैश लगा देता हूँ आगे, यानी थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। फिर निजी अंतिम भोग में ढूंढना, बट देखो निजी तो दिया नहीं बट व्यक्तिगत लिखा, तो मैंने कहा था व्यक्तियों लिखें, परिवारों लिखें, ठीक है ना, निजी संस्था लिखे, तो एक ही बात होती है, पहले ही बता दिया था। तो 1400 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 1400 तो सीधे सीधे दिया था, क्योंकि अगर हम फॉर्मेट को देखें तो फॉर्मेट में साफ साफ व्यक्तियों, व्यक्तिगत, ये सब वर्ड लिखे हुए ना व्यक्तियों, तो अब तो कोई ढूंढने में कोई बड़ी बात है नहीं। बट दूसरा चाहिए अब आपको सरकारी अंतिम भोग है। अब सरकारी वाला ढूंढते हैं, देखो सरकारी वाला है नहीं है तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें, तो सरकारी वाला देखो ये रहा सार्वजनिक, तो ये भी कोई बड़ी बात है नहीं, सार्वजनिक आपको सीधे सीधे दिया हुआ है। कितना दिया है 480 दिया है, तो 480 मैंने यहाँ पे ले लिया है सार्वजनिक। दो चीज़ें तो आपका हो गए। उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए होती है आपको पूंजी निर्माण, यानी यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, कोई कठिन लगा नहीं। पूंजी निर्माण देखते हैं, देखो ये कठिन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि देखो आपने फॉर्मेट अच्छे से कर लिया है। अगर फॉर्मेट में अगर मैं एक एक चीज़ लिखवाता ना, कोई कोई नाम छोड़ देता तो फिर बहुत दिक्कत करता है, आपको स्टार्टिंग से अब तक ये दिक्कत करता रहता। बट काफ़ी चीज़ें हम समझ चुके हैं इसमें। अब हमें पूंजी निर्माण, देखो ये रहा पूंजी निर्माण, है ना। तो क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़े, देखो सकल व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण। अब ध्यान से इस चीज़ को देखे तो सकल लिखा है पहले, तो मैं तो सकल लिख देता हूँ। आप बोलोगे भाई अभी तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपने कठिन क्यों बताया इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कठिन क्यों है, देखो ध्यान से देखे ना, तो यहाँ पे देशीय या फिर घरेलू वर्ड नहीं लिखा, या तो कुछ नहीं लिखता तो मैं अपना आप ही मान लेता कि देशीय घरेलू ही होता है। बात समझो, अगर कुछ ना लिखा हो तो देशीय घरेलू ही माना जाता है। देशीय या फिर घरेलू लिखा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, बट ना तो यहाँ देशीय घरेलू लिखा है, बट यहाँ व्यावसायिक दे दिया। इसका मतलब ये व्यवसाय वालों के, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं ना उनकी स्थिर पूंजी निर्माण दिया होगा सिर्फ ये। अब जो हमारे इंडिया है, अब ये आपका मान लो इंडिया है, ठीक है ना। अब जगह कहाँ पे ढूंढूं मैं, यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं। ये इंडिया है, तो क्या इसमें सिर्फ बिजनेस वाले लोग रहते हैं? नहीं यार, इसमें तो वो लोग रहते हैं जो सिर्फ रेजिडेंट है, यानी जो सिर्फ क्या करते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो बिजनेस करते हैं। क्या वो ये रहते हैं कि बाकी और लोग भी रहते हैं जो बिजनेस नहीं करते? मैंने कहा जो बिजनेस नहीं करते वो भी तो रहते हैं यहाँ, तो इसका मतलब हमें और भी चीज़ें इसमें दी होगी। अरे वाह, और भी चीज़ दी होगी, तो क्या क्या चीज़ें दी ध्यान से देखते हैं। सकल था, सकल लगा दिया। व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण कितना दिया है हमें, 120 दिया है, तो मैंने 120 ले लिया। ध्यान से देखना, प्लस यहाँ पे स्थिर भी लिखा है। अगर स्थिर लिखा है
तो फिर वही क्या बोलते हैं, स्टॉक में परिवर्तन, या उसको माल सूची निवेश बोलते थे, ध्यान होगा देखो, है ना। तो माल सूची निवेश ढूंढ लेते हैं, माल सूची निवेश है या नहीं है। देखो ये रहा, कितना दिया हुआ मेरे हिसाब से 40 दिया हुआ, फिर भी गिन लेते हैं 9वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 40 दे दिया। क्यों ये 40 ऐड किया मैंने इस बार, क्योंकि स्थिर वर्ड लगा था। तो ये दोनों तो समझ में आ गए, दोनों एक साथ चलेंगे। अब व्यवसाय के बाद निवासीय भी दिया हुआ है। निवासीय मतलब जो वहाँ के लोग है, सिंपल बिजनेस करने वाले, बस सिंपल। दो ये भी देखो निवेश दिया हुआ है, और देखो निवेश तो भाई वहीं आता है, दोबारा ध्यान से देखो, निवेश तो वहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें निवासीय का भी निर्माण निवेश दिया था, व्यवसाय वालों का भी दिया था, तो दोनों ही मुझे निवेश दिए हुए, तो दोनों लेने पड़ेंगे 120, क्योंकि हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में सिर्फ बिजनेस वाले लोग नहीं रहते, वैसे उसके अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं, तो दोनों हमने ले लिए। प्लस स्थिर लगा था, इसलिए मैंने उसमें क्या जोड़ा, माल सूची निवेश भी जोड़ दिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा हमारा क्या निकला अभी तक, ये पूरा का पूरा हमारा निवेश था, यानी हमारा घरेलू पूंजी निर्माण था। प्लस हमें शुद्ध निर्यात चाहिए होता है। देखो आयातों पर निर्यातों का अधिक है, इस बार आयात पर निर्यात अधिक है, यानी निर्यात अधिक होंगे तो अच्छी बात है। प्लस में देगी फिगर कितना 80, जोड़ लेते हैं 1400 4 1800 1900 2000, 2000 के बाद ये आएगा तुम्हारा 200 2240। देखो मेरा तो 2240 आ रहा अभी तक, फिर भी आप प्लीज टोटलिंग कर लेना, ठीक है ना। निकालना क्या है इसमें, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एमपी। तो ये निकालने के लिए 2240, सकल से शुद्ध, बड़े से छोटा माइनस करना पड़ेगा, सकल बड़ा होता है शुद्ध छोटा, तो ऊपर से नीचे, बड़े से नीचे यानी छोटी की तरफ आना है, तो माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब ध्यान से देखोगे मूल्यह्रास कितना है, 0। अब ये यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर मूल्यह्रास क्वेश्चन में 0 दिया है तब तो 0 ही है, मूल्यह्रास क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसका मतलब 0 मत मान लेना उसको, वो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, निकालना पड़ता है मूल्यह्रास। अगर मूल्यह्रास ना दिया हो तो निकालना पड़ता है, बट यहाँ पे मूल्यह्रास खुद ही 0 दिया है तो हम 0 मान सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 नहीं दिया होता तो हमें कहीं ना कहीं से मूल्यह्रास निकालना पड़ता है। क्लियर। अब घरेलू से राष्ट्रीय, छोटे से बड़ा, इस बार प्लस करना पड़ेगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, तो विदेशों से तो नहीं है, को है, तो माइनस की फिगर होगी, और शुद्ध भी दिया है तो 20 यहीं पे देखना पड़ेगा, तो ये हमारा को है इसलिए माइनस में लिख दिया मैंने। फिर एमपी से एमपी, एक गलती हो गई है, ठीक है, हमने एक फिगर गलत ले ली है, मतलब हमारी चीज़ों में गलती नहीं है, फिगर गलत ले ली है। जो आयात निर्यात वाला पॉइंट था मैंने 80 ले लिया गलती से, वो 40 है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे 40 कर लेना, ये मेरी गलती है ये वाली, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें 40 कम कर दोगे तो शायद ये 2200 आएगा, ठीक है। और यहाँ तक हमने कर लिया है, तो 2200 में से 20 घटाओगे तो इतना आएगा 2180 आ जाएगा करोड़ रुपए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, याद रखना, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है हमने फिगरें थोड़ी गलत देख ली है, थोड़ा देखने में गलती हो जाती है इसमें, तो ये रहा। बट प्लीज़ आप गलती मत करना, आप टोटलिंग कर लेना, यानी यहाँ से काउंट करना और उसके बाद देखना कि कौन से नंबर पे है, वरना गलती हो सकती है, चांसेस गलती होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2180 हमारा आ गया, यही हमारा आंसर आ रहा है 2180। अगर आप मैं दिखा दूँ आपको आंसर, तो 2180 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, उसके बाद फिर बंद करते हैं इसको। बट लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये 14 क्वेश्चन आय विधि और व्यय विधि दोनों से, देखो आय विधि से मैंने पहले भी शायद ये क्वेश्चन दिया होगा, क्या पता, बट कोई बात नहीं, आपको व्यय विधि से तो करना ही है, तो कोशिश करो दोनों से कर दो। इस क्वेश्चन को प्लीज़ दोनों से कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो मर्जी करना है वो करो। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके दिखाओगे और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर, देखो यही आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, दोनों विधि से आप इसका आंसर करोगे। क्लियर। चलो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट से, फिर बंद करते हैं। तो हम अब देखो बड़े क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आज ही से स्टार्ट करवा देता हूँ, इसी क्लास से मैं बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। यानी मैंने क्या एक क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, बाकी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है अगली क्लास में करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन छोटा सा मेरे सामने ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें निकालना क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। और कौन सी विधि का उपयोग करना है ये तो कुछ लिखा ही नहीं है। जब भी कोई विधि ना लिखी हो तो उसके अंदर कंटेंट पढ़ लो, आइटम्स देख लो कि किसके आइटम्स ज़्यादा दे रखी है, वो वाली अप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो देखो किराया दिया है आय विधि का है, मिश्रित आय आय विधि का है, समाज सुरक्षा आय विधि का, रॉयल्टी ब्याज आय विधि का है, ये व्यय विधि का है, आय विधि, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आय विधि के दिए हुए, तो आय विधि वाला आपका ही लग जाएगा, ठीक है ना। तो आय विधि में क्या कहता है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, शुद्ध घरेलू आय, आय विधि तो ये कहता था ना, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी लिखते हैं। क्लियर। अब देखो आप बोलोगे भाई तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कठिन है ही नहीं, तो करके देखो आप भी, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, आप प्लीज इसका आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ठीक है, आप करके देख लो इस क्वेश्चन को जब तक।
तो ये हमने किया क्वेश्चन, देखो स्टार्ट। सबसे पहले कर्मचारी पारिश्रमिक ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमें दिया हुआ है, अगर कर्मचारी पारिश्रमिक अगर हमें दिया हुआ है तो फिर हम इसको नहीं लेते हैं, पता है ना, ये नीचे को कोई भी पॉइंट नहीं लेते हैं, नहीं सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी वेतन, ऐसा कुछ नहीं लेते। जब हमें 500 रुपये दिया हुआ है तो हम 500 ले लेते हैं सीधे सीधे, क्लियर। उसके बाद प्रचालन अधिशेष चाहिए, प्रचालन अधिशेष क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो फिर वो 3 चीज़ें, किराया, लगान ना हो तो किराया रॉयल्टी दोनों देखना होता है। तो किराया देखो हमारे पास 100 ये रहा, मैंने 100 ले लिया। रॉयल्टी देख लेते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 0 कर देंगे। रॉयल्टी है 20 दिया हुआ है तो मैंने 20 ले लिया। किराया रॉयल्टी मेरा हो चुका है, प्लस ब्याज देख लेते हैं अब ब्याज है कि नहीं है। ब्याज है 110, तो 110 मैंने ब्याज भी ले लिया। ब्याज के बाद आपका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाभ आता है, तो लाभ ये रहा 200, लाभ दिया है तो लाभ के नीचे वाले पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं होती है फिर। और उसके बाद लास्ट हमें चाहिए होता है मिश्रित आय। मिश्रित आय आपका कितना है 600, ठीक है। आप बोलोगे भैया टुच्चा क्वेश्चन, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ टुच्चा तो लग ही रहा है अभी तक, देखते हैं। तो 500 प्लस 600 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1530। प्लीज़ आप भी टोटल कर लेना, ठीक है। और फिक्रे में देख लिया हमने सही लिए नहीं लिए, ठीक है ना, उसमें दिक्कत ना हो जाए दोबारा से कहीं। अब आपको निकालना क्या था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट एमपी। अब यहाँ फंसेगा बच्चा, फंसेगा कैसे, ध्यान से देखना। आपको शुद्ध से सकल यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो प्लस करना पड़ेगा क्या, मूल्य ह्रास। अब मूल्य ह्रास ढूंढते हैं इसमें, देखो मूल्य ह्रास आपको मिलेगा ही नहीं, इसमें मूल्य ह्रास है ही नहीं, देखो ध्यान से देख लो, मूल्य ह्रास पूरे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करें, मूल्य ह्रास 0 मान ले, नहीं मैंने कहा था मूल्य ह्रास तभी 0 मानते जब बुक में क्वेश्चन में 0 दिया हो, तो इसका मतलब 0 तो है ही नहीं वो, तो निकालना पड़ेगा। तो निकलेगा कैसे, मैंने कहा यार मूल्य ह्रास जो निकलता है ना, वो निकलता है शुद्ध और सकल के बीच का डिफरेंस। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था हमारा सकल इज इक्वल टू शुद्ध प्लस मूल्य ह्रास बोल दो, या शुद्ध इज इक्वल टू सकल माइनस मूल्य ह्रास बोल दो। तो अगर मुझे मूल्य ह्रास निकालना तो सकल में से शुद्ध घटा लो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है ना, सकल इज इक्वल टू शुद्ध प्लस मूल्य ह्रास, है ना। और मूल्य ह्रास निकालना है तो ये वहां जाके माइनस होगा, तो सकल में से शुद्ध घटा दो तो मूल्य ह्रास निकल जाएगा। तो इसका मतलब मूल्य ह्रास निकालना पड़ेगा। मूल्य ह्रास इज इक्वल टू होता है सकल माइनस शुद्ध, इसका मतलब मुझे सकल और शुद्ध ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखें, ऐसे कोई 2 चीजें होनी चाहिए जो एक जैसी हो, उसमें सकल शुद्ध लगाओ। तो सकल तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक, और दूसरा सकल मुझे यहाँ दिख रहा है, और देखो दोनों एक जैसी चीज है। मैंने कहा ये भी देशी पूंजी निर्माण है, ये भी देशी पूंजी निर्माण है, तो इन दोनों का डिफरेंस मूल्य ह्रास ही होगा। अब लोग ये कैसे पता चला, देखो हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीजें नहीं दी होती है तो आपको 2 ऐसी चीजें क्वेश्चन में दी होगी जो बिल्कुल सेम टू सेम होगी। आप खुद दिमाग लगाओ ना, अगर 2 बंदे एक जैसे हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो एक चीज क्या होगी, जो हमें चाहिए वही तो होगी। आप देखो ना, ये भी देशी पूंजी निर्माण है, ये भी देशी कुछ नहीं, पूंजी सेम, निर्माण सेम, बस सकल शुद्ध का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तभी तो इन दोनों का गैप आ रहा है। तो हम देखो क्या निकालेंगे, बोलेंगे सकल का पूरा नाम लिख देता हूँ, सकल देशीय पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, ऐसे इसमें भी शुद्ध देशीय पूंजी निर्माण, क्लियर। ये आपने लिख दिया। सकल कितना दिया, शुद्ध कितना दिया है, हमें सकल दिया 140, शुद्ध दिया हमें 120, तो मैंने ये लिख दिया 140 माइनस 120, कितना आ गया 20 आ गया, यानी 20 हमारा मूल्य ह्रास है। समझ में आया, देखो कुछ नया सीखने को मिला ना इसमें। अब एक और चीज समझो, अगर मान के चलो सकल के साथ यहाँ पे स्थिर भी लगा होता तो उसमें मैं पहले स्टॉक में परिवर्तन जोड़ता और फिर इसमें से इसको घटाता शुद्ध में। अगर मान लो इसमें स्थिर लगा होता तो फिर इसमें जोड़ता स्टॉक में परिवर्तन, दोनों में लगा होता तब तो कोई जरूरत है नहीं जोड़ने की, बट जोड़ना चाहो तो दोनों में जोड़ सकते हो। फिर अगर जिन दोनों में स्थिर लगा तो दोनों में जोड़ लो स्थिर, क्या वो स्टॉक में परिवर्तन, यानी जिसमें स्थिर लगा होता है उसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना होता है। ये आपने व्यय विधि में सीखा हुआ है। तो स्थिर कहीं बढ़ नहीं लगा हुआ इन दोनों में, तो मुझे कहीं भी स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर लगा होता इसमें लगा होता तो मैं इसमें पहले मान लो 40 है, थोड़ी देख ले, तो ये 120 प्लस 40 160 आता, फिर 140 में से 160 आते तो माइनस का 20 आता। बट अगर मान लो यहाँ स्थिर लगा होता तो फिर यहाँ जोड़ता 40 में, तो ये 180 हो जाता, 180 में से 20 जाता तो कितना आता 60। मैंने अपने यहाँ से एज्यूम करिए फिगरें, ठीक है ना। चलो तो 20 हमारा आ चुका है, 20 मैं लिख देता हूँ। गरीब से राष्ट्रीय, बड़े से छोटा प्लस करना पड़ेगा, बड़े से नहीं छोटे से बड़ा प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस किसको करते हैं, विदेशों से प्राप्त तो शुद्ध साधन आए, देखो ये रहा, माइनस का 10 दिया है तो माइनस का 10 मैं लिख देता हूँ। और एफसी से एमपी, छोटे से बड़ा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 150, तो 150 में ले लेता हूँ, ठीक है। जोड़ लेते हैं, पहले से घटा लूँ, 10 बच गया, 10 इसमें जोड़ दो तो 1540, और 1540 प्लस 150 1690, तो मेरा 1690 आ रहा है।
ठीक है ना। बाकी करोड़ रुपए है तो करोड़ रुपए लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये भी हमने कर लिया। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया प्लीज़ आप उसको भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।